Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 27 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती है। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है नो जीएम। मतलब क्या है? नो जेनेटिकली मॉडिफाइड सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर इम्पोर्टेड फूड क्रॉप फ्रॉम जनवरी 2021। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अब जनवरी 2021 से जो भी फूड इंपोर्ट होगा भारत के अंदर वो नो जीएम सर्टिफिकेट के साथ होगा। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट नो जीएम वेरीफाई करता है तभी वो फूड अलाउ किया जाएगा इंडिया में, ये बात कही गई है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में और कौन कौन से फूड की लिस्ट FSSAI ने जारी की है जहां पर ये जो सर्टिफिकेशन है वो चेक किया जाएगा जब इनका इंपोर्ट होगा। जानेंगे सारी चीज़ें आने वाली स्लाइड्स में। आगे बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंडियाज श्रिम्प एक्सपोर्ट ड्रॉप 23% इन जुलाई ऑन लोअर सप्लाई। लोअर सप्लाई के कारण इंडिया का जो श्रिम्प एक्सपोर्ट है वो ड्रॉप हुआ है 23% से जुलाई में। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। और लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर होल्ड्स डिस्कशन विद CM एंड स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑन recent agriculture reforms and implementation of agriculture infrastructure fund। जैसा कि आपको पता है 1 लाख रुपीस का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे और जितने भी रीसेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए हैं उन पर डिस्कशन हुआ है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके साथ साथ यूपी के CM और महाराष्ट्र के CM का। जानेंगे क्या डिटेल में डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग में और आगे आने वाले टाइम का क्या उद्देश्य है इस मीटिंग को करने का। आगे बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नो जीएम सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर इंपोर्टिंग फूड क्रॉप फ्रॉम जनवरी 2021। तो यहाँ पे बात हो रही है जनवरी 2021 से जो भी फूड होंगे उनके लिए नो जीएम सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा। कराने का पड़ेगा मतलब है कि यहाँ पे वो फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ तो उसको इंपोर्ट नहीं होने देगा भारत। मतलब भारत के अंदर ऐसे फूड को, ऐसी क्रॉप्स को नहीं आने देगा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीएम होता क्या है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट हैव हैड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर DNA। अगर हिंदी में बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि फसलों के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव किए जाते हैं, इससे फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और आवश्यक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक GM ब्रिंजल आया था, आपको पता होगा। ठीक है, एक आपका क्या आया था, GM कॉटन आया था, एक आपका GM मस्टर्ड। तो सभी जितने भी GM ब्रिंजल, GM कॉटन, जितनी भी क्रॉप्स आई थी सभी पे अभी बैन कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट अब चाह रही है कि एनवायरनमेंट को भी कोई हानि ना पहुंचे और जो इंसान है, ह्यूमन बींग है, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में। इसी चीज़ों को देखते हुए, इन रिस्क को देखते हुए यहाँ पर नो जीएम सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया है अगर आप फूड क्रॉप इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कम जनवरी 1, 2021 मतलब जनवरी 2021 इंपोर्टर्स ऑफ 24 मेजर क्रॉप्स फूड will have to mandatorily declare that product are not genetically modified and that they also have non-GM origin। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फूड आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड भी नहीं होना चाहिए और उसका GM ओरिजिन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 24 मेजर फूड क्रॉप तैयार की हैं FSSAI ने, जहाँ पर ये रूल इम्प्लीमेंट होगा और ये जनवरी 1 मतलब 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। आगे बोला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI has come out with these order to ensure that only non-GM food crop come into the country। तो अब कंट्री में
नॉन जीएम फूड क्रॉप ही एंटर कर पाएंगे एज ए इम्पोर्ट। इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं उनके नुकसान क्या होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये जान लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है हाई रिस्क ऑफ डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, और सेकंड इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इट कैन इवेंचुअली डिसरप्ट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ जीन फ्लो। तो जो जीन फ्लो का नेचुरल प्रोसेस होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जो हमारे लिए और नेचर के लिए दोनों के लिए काफ़ी हानिकारक है। आगे बोला गया है द 24 फूड क्रॉप इंक्लूड, तो जो 24 फूड क्रॉप मेंशन की हैं इनमें है एप्पल, एग प्लांट, मेज, वीट, मेलन, पाइनएप्पल, पपाया, प्लम, पोटैटो, राइस, सोयाबीन, शुगर बीट, शुगर केन, टमाटो, स्वीट पीपर, स्क्वैश, फ्लैक्स सीड, बीन प्लम और चिकोरी। ठीक है, चिकोरी को हम कासनी भी बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये 24 फूड आइटम्स हैं जिन पर ये रूल मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो नो जीएम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी इंपोर्ट कर पाओगे आप फूड का। आगे यहाँ पे बोला गया है एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव बीन complaining that imported food often contain genetically modified organism। तो जितने भी और एनवायरमेंटल से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ये कंप्लेन की थी उन्होंने कि जितने भी इंपोर्टेड फूड हैं उनमें जीएमओ होता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये जीएमओ होता है क्या, ये भी जान लेते हैं। तो इन दिस जेनेटिकली engineering allow scientists to move desired gene from one plant or animal into another। ठीक है, gene can also be moved from an animal to a plant or vice versa। तो यहाँ पर जीन को प्लांट से एनिमल में, एनिमल से प्लांट में, या फिर प्लांट से एनिमल में मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी प्लांट से दूसरे प्लांट में, या किसी प्लांट से दूसरे एनिमल में, या फिर एनिमल से प्लांट में एंटर होते हों, मूव कराए जाते हों, उन्हीं को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इनका भी डायरेक्टली बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और इफ़ेक्ट पड़ता है फ्रूट की लाइफ पे, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट पे, और जो उसको यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, उस पर। आगे बोला गया है इम्पोर्टर्स विल नीड टू डिक्लेयर दैट प्रोडक्ट इज of non-GM origin, does not contain genetically modified organism and also not genetically modified। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी इम्पोर्टर्स होंगे इंडिया के, उनको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो उनका प्रोडक्ट इंडिया में एंटर हो रहा है वो नॉन जीएम ओरिजिन से है, पहला, उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है, और तीसरा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। तो ये तीन चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी इम्पोर्टर को, तभी वो इंडिया के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं ऐसे फूड मटेरियल। ठीक है, आगे यहाँ पर एक और बोला है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल वुड कॉल फॉर एक्सटेंसिव टेस्टिंग, सेड कविता कुरुंगंती ऑफ द अलियंस ऑफ सस्टेनेबल और होलिस्टिक एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर बोला गया कि बड़े लेवल पर टेस्टिंग भी कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब ये चीज़ें स्टार्ट होंगी तो यहाँ पर टेस्टिंग भी रिक्वायर्ड होगी। मे भी अगर गलती से ये चीज़ें आने लगी तो उसके लिए टेस्टिंग से उस चीज़ को रोका जाएगा। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। और आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 150 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और आज का जो टारगेट है 150 लाइक्स का, उसको भी आप फुलफिल करना है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले जान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इंपोर्ट हुए हैं पिछले साल, मतलब 2019-20 में, जो कि यहाँ पर टन्स में दिए हुए हैं। एप्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर इतना इंपोर्ट हुआ है 2,62,233 टन में यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, मेज का यहाँ पर देख सकते हो, राइस का देख सकते हो, सोयाबीन का। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट होती हैं ये सारी चीज़ें, और अगर ये जीएम सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, मतलब है कि अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए। ठीक है, ये जो अभी तक होता आ रहा है, जिसकी डिसएडवांटेज नेचर को और ह्यूमंस को देखने को मिल रहे हैं, उनको रोकने के लिए अभी गवर्नमेंट ने ये रूल यहाँ पर बोल सकते हो स्टार्ट किया है, और ये 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी फूड इंपोर्ट नहीं होगा अगर उसके पास नॉन जीएम सर्टिफिकेट नहीं है और नॉन जीएम ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं,
अब बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंडिया श्रिम्प एक्सपोर्ट ड्रॉप 23% इन जुलाई ऑन लोअर सप्लाई। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया श्रिम्प एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ है 23% से जुलाई में। तो जानेंगे ये क्यों हुआ है, लोअर सप्लाई के कारण हुआ है, और आगे भी यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हैं जो कि हम स्टार्ट करते हैं जानना। इंडिया श्रिम्प एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड एज 23% ड्रॉप इन डॉलर। अगर डॉलर में बात करेंगे तो 23% ड्रॉप हुआ है, और मनी में बात करेंगे तो 16% ड्रॉप देखने को मिला है ऑन ईयर इन जुलाई। ठीक है, और ये हुआ है मेनली ड्यू टू लोअर सप्लाई। लोअर सप्लाई के कारण ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया का जो श्रिम्प एक्सपोर्ट है वो 23% ड्रॉप हुआ है डॉलर के टर्म में। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला गया है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के लिए तो शिपमेंट जारी हैं, और देश में अगर बात करेंगे तो देश के निर्यात में 14% की गिरावट आई है। ठीक है, अगर निर्यात की बात करेंगे यहाँ पे तो 14% की गिरावट आई है, और यहाँ पे चीन में निर्यात 5% तक हो गया है, जबकि 18% बिक्री घटी है। मतलब 80% तो बिक्री घटी है, लेकिन 5% निर्यात हुआ है चाइना में, ये यहाँ पे बात की गई है। और जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 14% से घटा है। आगे यहाँ पे बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सबड्यूड डिमांड इन चाइना हैज लेड टू मल्टीफोल्ड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट टू कंट्रीज सच एज इजराइल, इटली, कोरिया, वियतनाम एंड यूके। तो यहाँ पे बात हो रही है कि चीन में कम मांग के कारण इजराइल, इटली, कोरिया, वियतनाम और यूके जैसे देशों में निर्यात में कई गुना वृद्धि देखी गई है। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन चाइना द एक्विरस रिपोर्ट pointed out that Indian exporters have started exporting to new geographies such as Israel, Italy, South Korea, etc. इसका मतलब है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारतीय निर्यातकों ने इजराइल, इटली और दक्षिण कोरिया आदि जैसे नए देशों को निर्यात करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर पता रखना है। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि जो कोविड लॉकडाउन आया है, ठीक है, कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन आया है, इससे यूएस में जितने भी रोड साइड पे रेस्टोरेंट होती थी, दुकानें होती थी, वहाँ पर बड़े साइज की जो श्रिम्प थे उनकी बोल सकते हो जो परचेजिंग है वो काफ़ी कम हुई है। ठीक है, जो खरीद हुई है बड़े साइज के श्रिम्प की वो काफ़ी कम हुई है यूएस में। तो ये भी एक कारण है कि इंडिया का जो श्रिम्प है वो ड्रॉप हुआ है 23%। इतना आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही होगी जो कि है श्रिम्प के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि है आज का लास्ट। श्री नरेंद्र सिंह तोमर होल्ड्स डिस्कशन विद सीएम एंड स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑन recent agriculture reforms and implementation of agriculture infrastructure fund। जैसा कि आपको पता है 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी पैसा अलॉट किया गया है, तो जानेंगे इसके बारे में। और जो रीसेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जा रही है कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर टुडे हेल्ड अ डिटेल्ड डिस्कशन विद सीएम एंड स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑन मार्केट रिफॉर्म एंड न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जो कि फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ ₹1 लाख करोड़। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 फंड रिलीज हुए थे, गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए थे। पहला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसमें 1 लाख करोड़ का आपका फंड एलोकेट किया गया है, और एक आपका था 15,000 करोड़ का फंड जिसको AHDIF बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये 2 फंड लॉन्च हुए हैं ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। आगे यहाँ पे बोला गया है, The event was conducted through video conference and Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath, Chief Minister of Maharashtra Shri Uddhav Thackeray and Agriculture Minister। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूपी के सीएम, महाराष्ट्र के सीएम और कैबिनेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और साथ साथ स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मौजूद थे, जहां पर ये मीटिंग हुई है। ठीक है, आगे जानेंगे क्या क्या चीज़ें इस मीटिंग में हुई हैं, किस पॉइंट पे एम्फेसाइज किया गया है। तो ड्यूरिंग द डिस्कशन श्री तोमर एम्फेसाइज दैट द फोकस ऑन द फंड इज टू इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर फोकस किया गया है
कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, टू इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मिंग एसेट, यहाँ पे फार्मिंग एसेट की अवेलेबिलिटी को बनाए रखना है। और तीसरा है कि इंश्योर दैट स्मॉल एंड मीडियम फार्मर रिसीव द फुल बेनिफिट, और जो स्मॉल और मीडियम फार्मर हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। जितनी भी एग्रीकल्चर की तरफ से स्कीम्स आ रही हैं, ठीक है, उनमें जो बेनिफिशरीज हैं उसमें स्मॉल और मीडियम फार्मर का ज़्यादा ध्यान रखा जाए, ये एम्फेसाइज किया गया है इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में। आगे बोला गया है ही हाईलाइटेड अ फ्यू की इनिशिएटिव इंक्लूडिंग ऑफ ₹6,865 करोड़ स्कीम। तो यहाँ पर अभी 6,865 करोड़ की एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम था फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPO। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 10,000 FPO खोले जाएंगे जिनका फॉर्मेशन भी करना है और प्रमोशन भी करना है। 2025 तक इनको कंप्लीट करना है और 25 से लेके आगे आने वाले 5 साल तक इनको बोल सकते हो साइंटिफिक सपोर्ट भी देना है, टेक्निकल सपोर्ट भी देना है, गाइडेंस भी देनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके लिए 6,865 करोड़ की स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला गया है कि 3 रीसेंट ऑर्डिनेंसेज आए हैं अभी, तो जान लेते हैं कौन कौन से ऑर्डिनेंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, काफ़ी बार मैंने आपको बताया है। तो जो पहला ऑर्डिनेंस आया है उसका जो नाम है वो क्या है, द एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, पहला जो ऑर्डिनेंस अभी फिलहाल में आया है वो है द एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस 2020। अभी ऑर्डिनेंस है, अगर ये पार्लियामेंट में पास होता है तो ये बिल के रूप में आ जाएगा, पारित हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस कौन सा आया एग्रीकल्चर में, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। मैं रिपीट करता हूं, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। और लास्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस जो कि है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये 3 रीसेंट ऑर्डिनेंस हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में आए हैं, जो कि फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए, एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए, और जो प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप्स का उसको बढ़ाने के लिए ये 3 रीसेंट ऑर्डिनेंस लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिन पर अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ने साइन करके इनको अध्यादेश के रूप में पारित किया है। अगर ये पास होते हैं तो ये बिल बन जाएंगे, एक्ट बन जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला गया है कि पीएम किसान स्कीम, केसीसी स्कीम, ये भी ऐसी हैं जो प्रेजेंट में इन पर काफ़ी जोर दिया गया है, जिससे फार्मर को सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। और यहाँ पर एक फोकस किया गया था, इंक्रीज फोकस ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर। डिजिटल एग्रीकल्चर पर काफ़ी फोकस किया गया, एम्फेसाइज किया गया है कि एग्रीकल्चर में डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया जाए। जैसे कि हर फील्ड में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट आ रहा है, ऐसे ही एग्रीकल्चर फील्ड में भी डिजिटल रिवॉल्यूशन अप्लाई होना चाहिए। इस पर भी इस मीटिंग में एम्फेसाइज किया गया। आगे बात की गई है, द यूनियन मिनिस्टर सेड FPO बिल हैव अ बिग रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यूनियन मिनिस्टर ने बोला है कि जो FPOs हैं, ठीक है, जो अभी ओपन होने वाले हैं, 10,000 FPO ओपन होंगे, वो एक बिग रोल प्ले करेंगे इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, और वैल्यू रियलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं FPO। और ये रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द स्मॉल फार्मर, और जो स्मॉल फार्मर की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी कम करेंगे। तो ये फायदे मिलेंगे अगर FPO अच्छे से वर्क करते हैं। जो स्कीम है 63,000 करोड़ की, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फार्मर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आज का जो टारगेट है उसको याद रखिए, आज का टारगेट है 150 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अब बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द करेंट रेपो रेट ऑफ RBI इन इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि करेंट रेपो रेट कितना है RBI का भारत में। तो यहाँ पर मैंने सारी लिस्ट आपको दिखा दी है, जिसमें CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट सब कुछ दिया हुआ है। तो CRR मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पे मैंने इस पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं एग्रीकल्चर
एक्सटेंशन, ठीक है, वहाँ पर आप अगर सर्च करेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर ही मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि CRR क्या है, SLR क्या है। अब चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि RR की बात हो रही है, रेपो रेट की बात हो रही है। तो रेपो रेट आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको 4%, ठीक है। तो आपका जो आंसर था वो सही है, सभी ने सही आंसर दिया है कि प्रेजेंट जो रेपो रेट है RBI का वो 4% है। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इंटरनेशनल टी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। अगर आपको आंसर पता है तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।